हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एस्पायरिंग यूपीएससी। ये वीडियो जो है वो प्रीलिम्स 2022 पेपर एनालिसिस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और ये नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम लोग 51 से 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ओके, सो इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज रिजर्व सब्जेक्ट्स। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने क्या किया था, मैंने ऐसे दिमाग लगाया था कि ब्रिटिश जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक प्रायोरिटी नहीं रखती थी, इसलिए इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया था। कौन? लॉर्ड मेयो। ठीक है, तो मैंने इसको क्या सोचा कि ये क्या होगा, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। और सीधी सी बात है, पुलिस को कभी भी ये लोग जो है ये ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस जो है भाई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करवाने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये मैंने कंसेप्ट लगाया, मैंने 2 को एलिमिनेट किया। ठीक है, इसका सीधा आंसर मुझे मिल गया 1, 3 एंड 4। तो याद रखिएगा, सब्जेक्ट्स जो थे, जैसे जो रिजर्व थे वो थे फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, लॉ ऑर्डर, इरिगेशन। ये सारे सब्जेक्ट्स जो थे ये रिजर्व्ड थे, ये ब्रिटिश के पास थे। नेक्स्ट, इन मिडिएवल इंडिया द टर्म फनम रेफर्ड टू। इसका सीधा आंसर होगा कॉइन्स। याद रखिएगा, ये विजयनगर एम्पायर में थे, ये क्या थे, गोल्ड फनम्स थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स हु द अबव वर एक्टिवली एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। गदर पार्टी जो है मेजरली इस्टेब्लिश्ड किसके एफर्ट से हुई थी, लाला हरदयाल। ठीक है, इसका आंसर होगा 3 ओनली। अब सीधी सी बात है, इनके बारे में भी जानना हमें ज़रूरी है। बरिंद्र कुमार घोष जो है वो किससे रिलेटेड है, अनुशीलन समिति। ठीक है, ये याद रखिएगा। जोगेश चंद्र चटर्जी हो गया, ये रिलेटेड थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924, और इसका नाम चेंज करके बाद में क्या बन गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928। ठीक है, और इसके साथ एक और चीज़ याद रखिए, गदर पार्टी में एक और लीडर थे, सोहन सिंह बखना। ठीक है, तो इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट है। हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए, विथ रेफरेंस, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जब भी आएगा याद रखिएगा डेट 1942। चलिए देखिए इसमें क्या था, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज प्रिंसली स्टेट्स। ये गलत है, इसमें लिखा है नॉमिनेटेड, ये प्रिंसली स्टेट्स का था, वो होगा नॉमिनेटेड। ठीक है, और जो प्रोविंशियल वाले थे वो होंगे इलेक्टेड अमंग देमसेल्फ, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, एनी प्रोविंस विच इज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन अ सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस। बिल्कुल सही है, इसका आंसर क्या होगा, 2 ओनली। अब याद रखिएगा, इसको क्रिप्स मिशन को क्या कांग्रेस ने रिजेक्ट किया था, बिल्कुल। क्या मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया था, क्या गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक का नाम दिया था। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा ये 2-3 चीज़ याद रखिएगा। और क्रिप्स मिशन जो आया था, उसके जो मिशन के साथ मतलब 3 लोग एसोसिएटेड थे। कौन थे, स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड बेथिक, लॉरेंस। ठीक है, तो ये तीनों नाम याद रखिएगा। ये यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट, ये थोड़ा सा मेरे लिए टफ क्वेश्चन था। विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग टेक्स्ट। अब इसका आंसर पहले देख लेते हैं। आंसर जो होगा 2 और 4 होगा, मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था, बट अब जो है क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है और इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये अगले साल या कभी भी अलग थीम में कुछ रिपीट होके आए, तो इसलिए हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। देखिए, नेटी पक्कराना जो है ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, थेरा वाडा से रिलेटेड है। ठीक है, प्लस ये जो परिशिष्ट पर्वन जो है ये क्या है, ये जैन
बुक है, बुक बाई क्या है, किसके द्वारा है ये, हेमचंद्र। ठीक है। नेक्स्ट जो है अवधनाशतक, ये जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और ये पाली लैंग्वेज में है। ठीक है। और ये जो है त्रिशक्ति लक्षण महापुराण जो है ये किससे रिलेटेड है, जैन टेक्स्ट से रिलेटेड है और इसके रचयिता आचार्य जीन ना, और ये अमोघ वर्ष जो है उनके टाइम में कंपोज्ड किया गया था। अमोघ वर्ष किस डायनेस्टी से थे, राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, इसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। देखिए हिस्टोरिकल पर्सन है एंड नोन एज। ठीक है, देखिए इसका क्या होगा। अब मुझे जो था बस इतना पता था कि ये दिगनागा और नाथ मुनि जो थे ना, मतलब नाथ मुनि के बारे में उतना आइडिया नहीं था, दिगनागा के बारे में बस आइडिया था कि ये जो है ये एक बुद्धिस्ट स्कॉलर है, केवल इसका आइडिया था और किसी का आइडिया नहीं था। बट चलिए इसका आंसर तो वैसे होगा ओनली 2 पेयर, लेकिन इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आर्यदेव जो है ये जैन स्कॉलर नहीं है, ये बुद्धिस्ट स्कॉलर है और ये माध्यमिका स्कूल जो है ना, माध्यमिका स्कूल उससे रिलेटेड है। ठीक है, याद रखिएगा दिगनागा जो थे ये डिसाइपल ऑफ वसुबंधु यानी कि बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। ठीक है, नाथ मुनि जो थे इन्होंने एक बुक लिखा था दिव्य प्रबंधम, हाँ दिव्य प्रबंधम थे। और एक चीज़ और इसके बारे में जानिएगा, नयनार्स जो है उनके कलेक्शन को क्या बोला जाता है, तेवरम बोला जाता है। ठीक है, तो इतना इसके बारे में इम्पॉर्टेंट है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट्स है। द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द राइन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द राइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च अप टू दिल्ली एंड besieged द सिटी। थर्ड, मोहम्मद बिन तुगलक टेम्परली लॉस्ट पोर्शंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल्स। इसका अगर आंसर देखा जाए तो इसका आंसर है 2 ओनली। अब देखिए यहाँ पे जो था ये जलालुद्दीन खलजी के टाइम में फर्स्ट मंगोल इन्वेजन नहीं हुआ था, ये किसके टाइम हुआ था, इल्तुतमिश। क्या कुछ चिंगिज़ खान जो है उसके बारे में पढ़ा है कि इन्होंने क्या किया था, इल्तुतमिश ने ख्वारिज़्म शाह को शेल्टर रिफ्यूज़ कर दिया था, किसके राज से बचने के लिए, चिंगिज़ खान के राज से बचने के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये अराउंड 1221 AD का बात है। ठीक है, तो इतना बस इसके बारे में जानिएगा और मेनली बस यही जानने का ज़रूरत है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट 57 यानी कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 58। विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग वर नोन एज कुला दारान। इसका सीधा सा आंसर है सैयद्स। ठीक है, अब देखिए क्या होता था, सैयद्स जो डायनेस्टी के लोग होते थे ये लोग क्या करते थे, ये दे यूज्ड टू पुट ऑन पॉइंटेड कैप। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कुला दारान। ठीक है, सैयद के बारे में कुछ जान लीजिए कि इनका जो टेन्योर था वो शॉर्टेस्ट था और दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी का ऑर्डर भी आप लोग याद रख लीजिए, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। अगर देखा जाए तो लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका था, तुगलक। ठीक है, चलिए अब देखिए एक चीज़ और याद रखिए, कलंदर्स जो लिखा है ये जो थे एक तरह से वॉन्डरर्स थे। ठीक है, तुगलक्स जो थे वॉन्डरर्स थे और उनको बेशारा भी बोला गया है। ठीक है, तो जो और दूसरा देखिए पर्शियन कैलीग्राफिस्ट जो हैं वो नस्लिक स्क्रिप्ट में उन्होंने डेवलप किया था। हाँ, तो
बस इतना इसके बारे में इतना जान लीजिए और मतलब इतना ही रेलिवेंट है इससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द डच established their factories warehouses on the east coast on lands granted to them by गजपति रूलर्स। ठीक है, अल्फोंसो दे अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर सल्तनत। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी established a factory at मद्रास on the plot of land leased from a representative of the विजयनगर एम्पायर। ठीक है, तो इसका आंसर तो है वैसे होगा 2 and 3 ओनली। याद रखिए कि इन्होंने जो पहला डच जो है पहला फैक्ट्री सेटअप कहाँ किया था, इन्होंने सेटअप किया था फर्स्ट फैक्ट्री एट 1605 के अराउंड। कहाँ हम लोग पढ़ते हैं, मसूलीपट्टनम। अब सीधी सी बात है, गजापति रूलर्स जो हैं उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा कि ये जो गजापति डायनेस्टी थी, क्योंकि क्वेश्चन आ गया है तो इसका टेन्योर भी आप जान लीजिए। इसका टेन्योर था अराउंड 1434 से 1466 और इसके जो एम्पेरर थे कपिलेंद्र थे। इन्होंने इस्टेब्लिश किया था और सक्सीडेड द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। और इनका जो एम्पायर था वो लोअर गंगा इन द नॉर्थ से लेकर कावेरी इन द साउथ तक फैला हुआ था। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट याद रखिए, अल्फोंसो दे अल्बुकर्क जो है कैप्चर्ड गोवा कितने साल में कैप्चर किए थे, 1510 में। अच्छा, पोर्चुगीज़ ट्रैवलर्स के बारे में जो लिस्ट है, ऑर्डर है, उसका मैंने एक ट्रिक अपनाया था, वीपी फैन, वास्को द गामा, पेड्रो दे अल्वारेज, फ्रांसिस्को द अल्मीदा, अल्फोंसो दे अल्बुकर्क, नीनो दा कुन्हा। तो ये ऑर्डर याद रखिएगा और इससे आपको एग्ज़ाम में आंसर तक पहुंचने में हेल्प मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कौटिल्याज अर्थशास्त्र विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। पहला, अ पर्सन कुड बी स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ अ जुडिशियल पनिशमेंट। दूसरा, इफ़ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर अ सन शी वॉज लीगली फ्री। तीसरा, इफ़ अ सन बॉर्न टू अ फीमेल स्लेव वॉज फादर्ड बाई हर मास्टर द सन वॉज इंटाइटल्ड टू लीगल स्टेटस ऑफ अ मास्टर्स सन। तो इसका जो ये थोड़ा सा अलग अलग सोर्सेज, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। इसका जो था अलग अलग बुक्स में अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है, लेकिन यूपीएससी ने जो एक्चुअल इंटरप्रिटेशन माना है उसका आंसर 2 and 3। मतलब अगर देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट गलत है, अ पर्सन कुड नॉट बी स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। ठीक है, तो इसलिए हम लोग का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी 2 and 3 ओनली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, याद रखिए ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया है अगर आप पे देखेंगे तो, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, ये क्वेश्चन हम कवर नहीं करेंगे। सीधे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी ऑफ द स्टेट्स आर जनरली नोन एज द टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। इसमें लिखा है जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। अगर देखा जाए तो इसका आंसर जो है ऑल 4 है। अब देखिए, याद रखिए इंडिया के बारे में क्या है कि इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है। ठीक है, साथ ही साथ असम जो है भारत में लार्जेस्ट प्रोड्यूस करता है टी। और एक और चीज़ याद रखिए, जो रशिया है वो लार्जेस्ट इम्पोर्टर है किस चीज़ का, भारतीय चाय, इंडियन टी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। थोड़ा सा डाउट। द रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज इक्रा इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ब्रिकवर्स रेटिंग इज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसका आंसर जो है, पहले वो आंसर देख लेते हैं, 2 and 3 ओनली। अब बढ़ते हैं डिटेल्स की तरफ। याद रखिए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है उसको रेगुलेट कौन करता है, सेबी, और वो भी लिमिटेड लोगों को करता है, एज इन सारी क्रेडिट एजेंसीज को रेगुलेट नहीं करता है। अब जो भारत में कुछ एजेंसीज के नाम है उसका डिटेल्स देख लीजिए। एक क्रिसिल है, दूसरा केयर है, तीसरा इकरा है, चौथा स्मेरा है, पांचवा ये जो ब्रिक वर्क रेटिंग्स लिखा हुआ है, और छठवा एक फिच इंडिया है। ठीक है, ये जो है किसके अंदर रजिस्टर्ड है, ये 6 जो कंपनी है सेबी के अंदर। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विथ रेफरेंस टू दी बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। याद रखिए 2019 में बैंक बोर्ड ब्यूरो के ऊपर क्वेश्चन आया था कि कौन अपॉइंट करता है डायरेक्टर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो देख रहे हैं कैसे थीम रिपीट हुआ है। देखिए, इसका पहला स्टेटमेंट, द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बीबीबी। ठीक है,
नेक्स्ट, बीबीबी रिकमेंड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यही चीज़ 2019 में पूछा था। फिर ये ब्यूरो हेल्प्स द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड कैपिटल रेजिंग प्लान्स। देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। इसमें गवर्नर ऑफ आरबीआई जो है चेयरमैन इसका नहीं होता है। ये जो है इसके बारे में हम लोग दूसरा 2-3 चीज़ जान लेते हैं। इसमें क्या है, इसको पीजे नायक कमेटी ने रिकमेंड किया था इस्टेब्लिशमेंट का, कब, 2000 ये मैं एग्जैक्ट आपको बता दूंगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि इसको पीजे नायक कमेटी जो है उसने रिकमेंड किया था। चेयरमैन होते हैं 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और करेंटली जो है 7 मेंबर्स थे इसमें, लेकिन अब जो है इसको बैंक बीबीबी को ड्रॉप करके एक और नया बना दिया गया है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंटरनेशनल ब्यूरो। तो इसलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, तो हो सकता है क्योंकि अगले नेक्स्ट आपका जब भी एग्जाम्स हो तो उसमें एफएसआईबी के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, कन्वर्टिबल मतलब इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, एज देर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पे अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल सही है। आप इसको इक्विटी में कन्वर्ट, आपको मान लो आप डेट है, इसको आपको इक्विटी में कन्वर्ट करने के बाद ओनरशिप मिल जाएगी, तो भाई ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो इसका डिसएडवांटेज हो गई, तो इसका इंटरेस्ट लो होता है। नेक्स्ट, द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड्स द बॉन्ड होल्डर डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस। अब भाई कुछ तो बेनिफिट देना ही पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए ये कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के दोनों फीचर्स हैं। अब कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के बारे में जान लीजिए कि ये एक तरह से फिक्स टर्म कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटी होता है दैट यील्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स, लेकिन ये क्या होता है, इट कैन बी कन्वर्टेड बाय द बॉन्ड होल्डर एट डिस्क्रिशन, बॉन्ड होल्डर के डिस्क्रिप्शन पे कन्वर्ट कर दिया जा सकता है। और ये कंपनी को भी क्या करता है, फ्लेक्सिबल फाइनेंस ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो इसके कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के बारे में इतना इंपॉर्टेंट था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, इंडिया जो है किन चीज़ों का मेंबर है। अगर देखा जाए तो ये तीनों हमने पढ़ा है, 1, 2 और 3 जो है ये तीनों का ही इंडिया मेंबर है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। याद रखिए 2020 में AIIB के ऊपर क्वेश्चन आया था। ये जो है इसका सेटअप हुआ था कब, 2016 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, बीजिंग में है, ठीक है। बाकी इसमें याद रखिएगा जो चाइना का शेयर होल्डिंग है वो इंडिया से ज़्यादा है। नेक्स्ट है क्या, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, इंडिया भी जो है इसका पार्ट, याद रखिएगा इसका पार्ट है। साथ ही साथ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बारे में आप याद रखिएगा कि इसके टोटल अभी जो हैं 9 मेंबर्स है, विथ लेटेस्ट एडिशन जो है किसका, ईरान का है। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, हेडक्वार्टर्स है शंघाई, ठीक है। तो इसके बारे में बस इतना याद रखिएगा, ये सारे इतने इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वियतनाम हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इन रिसेंट ईयर्स। वियतनाम इज लेड बाय अ मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम। Vietnam's economic growth is linked to its integration with global supply chain. For a long time, Vietnam's low labor cost and stable exchange rates have attracted global manufacturers. फिर Vietnam has the most productive service sector in the Indo-Pacific region. मोस्ट प्रोडक्टिव सेक्टर, अब जब मैंने ये 5वां पॉइंट देखा तो मेरा थोड़ा सा दिमाग खटका कि मोस्ट प्रोडक्टिव सेक्टर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। भाई यहाँ पे तो USA भी आता है, यहाँ पे चाइना भी आता है, यहाँ कनाडा भी आता है, तो क्या हुआ, ये सब क्या कहाँ गए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो 5वां नंबर को बोला कि भाई ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये तो गलत है। साथ ही साथ मैंने इसमें लिखा है वियतनाम हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द रिसेंट ईयर्स, तो मैंने सोचा कि हाँ ये हो सकता है क्योंकि वियतनाम जो है वो ग्रो जल्दी कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका अगर देखा जाए तो आंसर जो है 1, 3 और 4 है। इसके बारे में एक फैक्चुअल चीज़ याद रखिएगा कि वियतनाम इज़ नॉट लेड बाई अ मल्टी पार्टी सिस्टम, इट इज़ लेड बाई अ सिंगल पार्टी। यानी कि कौन सी पार्टी है, कम्युनिस्ट, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, इसमें बहुत बस इतना ही इम्पोर्टेंट
है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाई कंट्रोलिंग इन्फॉर्मेशन। जब भी आता है इन्फ्लेशन का, क्या हमने इसी पार्ट 1 में पढ़ा है, आरबीआई कैसे मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन को टारगेट करता है। इसका सीधा आंसर है आरबीआई। अब डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स कहाँ है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिर याद रखिएगा एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन जो है ये एक 5 मेंबर बॉडी है जिसको चेयर किया था बिमल जलान जी ने। और इसका मैंडेट क्या होता है? टू इवेल्युएट प्रपोजल टू रिड्यूस 3 मेजर सब्सिडीज़। 3 मेजर सब्सिडीज़ जो है ना हमारी कौन कौन सी है? फूड, फर्टिलाइज़र, ऑयल सब्सिडी जो है, तो इन तीनों को कैसे हम रिड्यूस करें, ठीक है, ये इसका मैंडेट होता है। फिर एफएसडीसी जो है, इसके ऊपर भी सवाल आया हुआ है, इसको चेयर कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। चलिए तो इतना इंपॉर्टेंट था, इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू नॉन फंजिबल टोकन्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, दे इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स, दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन अ ब्लॉकचेन, they can be traded or exchanged at equivalency and there can be used as medium of commercial transactions। याद रखिए फंजिबल है, ठीक है, नॉन फंजिबल जो है वो नॉन फंजिबल है, और दे कैन नॉट बी रिप्लीकेटेड, ठीक है, दे कैन नॉट बी रिप्लीकेटेड। याद रखिए क्रिप्टो करेंसी जो है दे आर ऑल्सो टोकन्स, क्रिप्टो करेंसी भी जो होती है वो टोकन्स ही होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ऑफ पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच, ये नॉट वर्ड हमेशा याद रखिएगा। इसमें देखिए पहला घाट प्रभा तेलंगाना, नहीं, घाट प्रभा तो हमने पढ़ा था कर्नाटक, तो हमें आंसर क्या मिला? बिल्कुल मिला। और ये रिजर्वायर कहाँ है, कौन सी नदी है? कृष्णा। गांधी सागर बिल्कुल मध्य प्रदेश, कौन सी नदी? नर्मदा, ठीक है। इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश, जी नहीं, ये कहाँ है? एमपी, ठीक है, याद रखिएगा एमपी में है। फिर मैथन, ये याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये कहाँ है? झारखंड। और रिवर बराकर, तो इसका नॉट करेक्ट कौन कौन सा हुआ? 1 2 3, ओनली 3 पेयर्स। याद रखिएगा ये जो मैथन में ये टाइप का क्वेश्चन है सीडीएस 2020 में रिपीट हुआ था, और उसके बाद हमें ये क्वेश्चन कहाँ देखने को मिला? प्रीलिम्स अपने यूपीएससी सीएससी 2022, ठीक है। चलिए इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्स इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ले ऑफ्स इन फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग वर्कर्स। इसका सीधा आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले इसका आंसर होगा लेबर ब्यूरो। अब देखिए इसमें 2-3 चीज़ जाने की बात है। सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस जो है किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशनल ऑफ ये जो है ये किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये क्या करती है? ये इंडेक्स प्रोवाइड करती है 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ हमें नया मिला है, नेशनल टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेशनल टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन, ये पहले किसके अंदर थी? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है, ठीक है। ये क्या करती है? एस्टिमेट करती है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्निकल मैन पावर इन द कंट्री। और ये भी क्वेश्चन हमारे PYQ NDA से डायरेक्ट रिपीट हुआ है। देख रहे हैं कैसे यूपीएससी अपने अदर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को रिपीट कर रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 72, इंडिया व्हाट इज द रोल ऑफ कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन। पहला, CCO इज अ मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टेटिस्टिक्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब भाई इससे रिलेटेड अगर नहीं करती स्टेटिस्टिक्स तो ये फिर क्यों बनाती? इट मॉनिटर्स प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैप्टिव coal or lignite blocks. It hears any objection to the government notification relating to acquisition of coal bearing areas. It ensures that coal mining companies deliver the coal to end users in the prescribed time. ठीक है, पहला दूसरा तीसरा तो हमें समझ में आ रहा है। चौथा, भाई ये कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक क्या बोलते हैं डिलीवरी चैनल थोड़ी चला रही है, या कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी थोड़ी चला रही है कि अब एक एक ट्रक वाले जो हैं वो कोल लेके जा रहे हैं तो देखेगी कि ये ट्रक वाला यहाँ कोल लेके पहुँचा, वो तो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का काम है ना। तो इसलिए इसका स्टेटमेंट 4 गलत है। इसमें जो है मेनली 1 2 3 ही इसका आंसर होगा। अब देखिए इसके बाद एक चीज़ याद रखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी जो है वो क्या है? ये इंडियन गवर्नमेंट की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है,
फॉर द सेफ्टी ऑफ माइंस इन दी कंट्री। ठीक है, ये और सीसीओ का मेन जो कोल टारगेट होता है वो क्या करते हैं, कोल प्रोडक्शन डेटा जो है कलेक्ट करते हैं ऑफ ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कोल माइन इन द इंडस्ट्री। ठीक है, और ओपनिंग परमिशन जो होता है ग्रांट करना होता है कोल माइंस का, ये वो परमिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए 73 सीधा सा 2019 का रिपीट क्वेश्चन है। इफ़ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या होगा, आँख बंद करके क्या करना है, जहाँ दिखे ट्राइब से रिलेटेड मार देना है आंसर। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, दिस विल क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी। अरे भाई 73-74वां अमेंडमेंट क्यों आया है, इसके लिए तो आया है। दिस वुड कन्वर्ट दैट एरिया इनटू यूनियन टेरेटरी। क्या कोई प्रेसिडेंट का नाम नहीं लगेगा, प्रेसिडेंट का तो रोल आएगा। द स्टेट हैविंग सच एरियाज वुड बी डिक्लेयर ए स्पेशल कैटेगरी स्टेट। हाँ, ये नहीं, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट की बात कब आई थी, 5th फाइनेंस कमीशन के समय आई थी। और क्या बिहार डिमांड कर रहा है कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस? ठीक है, चलिए याद रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। द इंडियन सैनिटेशन कोalition इज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट सस्टेनेबल सैनिटेशन, इज फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। The National Institute of Urban Affairs is an apex body of Ministry of Housing and Urban Affairs in Government of India and provide innovative solutions to challenges of urban India। देखिए इसमें क्या होगा, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं प्रमोट कर रहा है, इसको कौन प्रमोट कर रहा है, यूनिसेफ। याद रखिएगा, यूपीएससी जब ऑर्गेनाइजेशंस की खिचड़ी बनाती है तो वो खिचड़ी हमेशा ख़राब ही बनती है। नेक्स्ट, अब ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स जो है, इट इज़ एन एपेक्स बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये याद रखिए, एपेक्स बॉडी इसकी नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की, इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी गलत हो गया। अब इंडियन सैनिटेशन कोalition के बारे में जान लीजिए। जो ये है, ये 2015 में लॉन्च हुआ था। फिक्की का एक प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ पे लॉन्च किया गया था, टू ब्रिंग टुगेदर वर्क इन सैनिटेशन स्पेस एंड सपोर्ट वॉश और सस्टेनेबल सैनिटेशन। ठीक है, तो इतना बस आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। और इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे इन्वायरमेंट का। अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन सीधा रिपीट किया गया है 2020 में। ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, अब इसको थोड़ा सा फैक्चुअल बना के पूछ दिया गया है। इसका आंसर क्या होगा, EPS सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। याद रखिएगा, सेंट्रल वाटर कमीशन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर है, एस्टैब्लिश 1945 बाय द गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, और ये दोनों, ये जो है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी जो है, ये जो है ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये सेटअप हुई है, जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है एक तरह से हेड है, लेकिन है ये ऑटोनॉमस। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अच्छा एक और चीज़ याद रखिए, इस सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के तहत ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज़ सेटअप बाय UN सिक्योरिटी काउंसिल एंड वर्क्स अंडर इट्स सुपरविजन। अरे भैया UN सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है, UN जनरल असेंबली है। ये पहला ही स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, दो ऑप्शन हमने हटा दिया। इट ट्रेडिशनली मीट्स इन मार्च, जून एंड सितंबर एवरी ईयर। अब याद रखिए, जहाँ स्पेसिफिक UPSC बन रहा है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है। तो मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, ये मीट कब करता है, सितंबर दिसंबर। ठीक है, दिसंबर में भी करता है। ठीक है, थर्ड देखिए, इट एड्रेसेस द क्रेडेंशियल्स ऑफ ऑल UN मेंबर बिफोर सबमिटिंग अ रिपोर्ट टू द जनरल असेंबली फॉर अप्रूवल। अब भाई इसका नाम ही है यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमेटी, तो वो क्रेडेंशियल से रिलेटेड काम तो करेगा ही, तो इसलिए इसका आंसर होगा क्या, 3 ओनली। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स दी पोलर कोड। ये जो था उस समय न्यूज़ में था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2008 में, और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए, इंटरनेशनल कोड फॉर सेफ्टी ऑफ शिप्स ऑपरेटिंग इन दी पोलर रीजन। ठीक है, याद रखिएगा इसके बारे में, ये इसको अडॉप्ट किया है किसने, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने, टू इंश्योर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और एंड सेफ शिपिंग ऑपरेशन इन द पोलर रीजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ आर्कटिक काउंसिल के बारे में बात की जा रही है। याद रखिए, इसको ओटावा डिक्लेरेशन 1996 के तहत अडॉप्ट किया गया था,
और इसका ऑब्जर्वर मेंबर कौन है? इंडिया है। इंडिया इसका फुल टाइम मेंबर नहीं है। तो इसके बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें क्या है? द यूएन जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू नॉन मेंबर स्टेट्स। कैन ग्रांट पॉसिबिलिटी हो सकती है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस, बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है। परमानेंट ऑब्जर्वर कैन मेंटेन मिशन से यूएन हेडक्वार्टर्स, बिल्कुल ऑब्जर्व हो सकती है। मान लो कभी एक बार हो गया तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा ना, इसलिए 1, 2 एंड 3। अब यूएन जनरल असेंबली है, याद रखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नायरोबी, केनिया। इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया था? 26 जून 1945। कितने मेंबर्स हैं? अराउंड 193 मेंबर्स। बस इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू दी टी बोर्ड इन इंडिया, अगर देखा जाए तो ये रिपीट है। अराउंड 2002 में मैच करने में ऐसे कॉलम वाले में ये क्वेश्चन पूछा था, टी बोर्ड कॉफ़ी बोर्ड, और देखिए उस समय का डायरेक्ट आपका इससे में रिपीट हो गया। और इसका अगर देखा जाए तो ऑप्शन भी एलिमिनेट कैसे होगा? सिचुएटेड, जो इसका हेड ऑफिस है वो बेंगलुरु में नहीं है, इसका हेड ऑफिस कोलकाता में है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर काम नहीं करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है उसके अंदर काम करता है। इसका सीधा आंसर होगा क्या? 1 and 4 ओनली। ठीक है, तो इसके बारे में इतना याद रखिए। टी जो है वो नेटिव टू ईस्ट एशिया है और मैक्सिमम प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है? मैंने बताया था आसाम। ठीक है, लार्जेस्ट है, और रशिया जो है लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन टी है। चलिए नेक्स्ट, ग्रीन वॉशिंग जो है इसके बारे में है पूछा है। इसका सीधा आंसर होगा कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली। ठीक है, तो ये तो है, अगर इसको ब्रेक करेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा। बट उसके बाद ये देख लेते हैं, नॉन इंक्लूजन ऑफ इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट कॉस्ट। क्या ये कुछ ग्रीन जीडीपी की बात हो रही है? इन्वायरमेंटल कॉस्ट जो होता है। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट था। हम लोग क्या करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, हाई क्लाउड्स प्राइमरीली, ये थोड़ा सा ज्योग्राफी का कोर क्वेश्चन आ रहा है, देखते हैं इसको। हाई क्लाउड्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट, लो क्लाउड्स हैव हाई ऑब्जर्वर इंफ्रारेड इमिटिंग फ्रॉम द अर्थ सर्फेस एंड दस कॉजिंग वार्मिंग इफेक्ट। इसमें यूपीएससी का जो फंडा यूज़ होता है वो सीधा यहाँ पे दिख रहा है, वो क्या है? स्वैप। बेसिकली क्या होता है, लो क्लाउड जो होते हैं वो सोलर रेडिएशन को पार्शियली रिफ्लेक्ट करते हैं, और हाई क्लाउड जो हैं हाई एब्जॉर्व करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन को। इसलिए इसका सीधा आंसर होगा क्या? नाइदर 1 और 2। तो ऐसे ही ज्योग्राफी के कंसेप्ट्स पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि कंसेप्ट्स अगर आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 82 क्वेश्चन नंबर है। अगर 82 क्वेश्चन नंबर आप लोग ध्यान से देखें तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि पूरा रिपीट है, लेकिन जो 2009 में क्वेश्चन आया था विधि विधि के ऊपर, तो उससे आपको इतना तो समझ में आ जाता कि विधि विधि जो है ये एक सेटलमेंट है, केनिया में नहीं, युगांडा में, और ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इसका आंसर अगर देखा जाए तो क्या होगा? 2 and 3। इसका मेन ये था, ये केनिया में नहीं है, युगांडा में है। और ददाब के बारे में भी पूछा है, ये ददाब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स जो है ये बिल्कुल केनिया में ही है। अब एक याद रखिए, ओगाडेन रीजन जो है ये इथियोपिया और सोमालिया के बीच थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट एरिया बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आईआर का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स विच ऑफ द अबव आर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स। इसका आंसर पहले देख लेते हैं। इसका आंसर होगा C, 2 and 5 ओनली। लेकिन अब देख लेते हैं कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2009 में, और इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, टर्की, उज़्बेकिस्तान। ठीक है, कन्वीन किया गया था बाय टर्कीश प्रेसिडेंट, और विज़न डॉक्यूमेंट था ऑफ अ टर्किश वर्ल्ड बाय 2040। ठीक है, लाइक टू डेवलप इंटेंसिव कोऑपरेशन अमंग इट्स मेंबर्स एंड डिटरमाइन टू बेसिकली रीराइट, जो इनका टारगेट था कि यूरेशियन जियोपॉलिटिक्स है उसको हम लोग रीराइट करेंगे। ठीक है, तो इसी फंडे से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स बनाया गया था। इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गुजरात हैज़ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया। ये गुजरात नहीं है, ये कौन सा है?
राजस्थान। केरला हैज़ अ फुल्ली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट है जान लीजिए, कोच्चि एयरपोर्ट। दूसरा, गोवा हैज़ द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट इन इंडिया। जी वो उस समय न्यूज़ में था, वो गोवा नहीं है, वो तेलंगाना है। और प्रोजेक्ट का नाम क्या था, रामागुंडम फ्लोटिंग प्रोजेक्ट। अंडरटेकन किसने किया था, भेल ने किया था आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और राजस्थान में जो सोलर पार्क है उसका नाम क्या है, भदला सोलर पार्क। ये अराउंड 14,000 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू यूएन क्लॉज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। A coastal state has a right to establish the breadth of its territorial sea not exceeding 12 nautical mile। बिल्कुल पढ़ते हैं हम लोग कि जो हमारा टेरिटोरियल एरिया होता है वो कहाँ तक होता है, 12 नॉटिकल माइल्स। शिप्स ऑफ ऑल स्टेट्स वेदर कोस्टल और लैंडलॉक एंजॉय द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज टू द टेरिटोरियल सी। जी इनोसेंट पैसेज है तो इनोसेंट पैसेज तो कर ही रखती है, अगर मिलिटराइज कुछ कर रही है तब ना दिक्कत होगा। द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन शैल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑन द बेस लाइन। बिल्कुल हम लोग पढ़ते हैं, 3 नॉटिकल माइल्स पढ़ते हैं, एक 12 नॉटिकल माइल, एक 24 नॉटिकल माइल और एक 200 नॉटिकल माइल, ये होता है एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो इसलिए ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द इशू विथ शिनकाकू आइलैंड्स समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज़। शिनकाकू आइलैंड जैसे ही हमारे दिमाग में आता है हमको तुरंत याद आता है कि इसमें चाइना और जापान का मेंशन होना चाहिए, क्योंकि ये एक जोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है उसके बीच में। ठीक है, ऐसे ही कुछ और आइलैंड्स हैं, जैसे सखालीन आइलैंड हो गए, जैसे पैरासेल आइलैंड हो गए। ठीक है, तो ये सारे आइलैंड्स हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, इसलिए इनके बारे में जानना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में मेंशन किया गया है, तो याद रखिए इनमें 15 जजेस होते हैं, 9 ईयर टेन्योर होता है, हेडक्वार्टर इसका हेग में है, और ये जो जजेस होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिए, परमानेंट अमेरिकन मिलिट्री बेस सेटअप देयर टू हेल्प ताइवान। एक जो अमेरिकन बेस जो है वो गुआम बेस भी है अमेरिकन का। ठीक है, फिर डियोगो गार्शिया जो है इंडियन ओशन में एक बेस है जो अभी यूके से मॉरिशस ट्रांसफ़र किया गया है, जो डिस्प्यूट वाला था इंडियन ओशन में, तो वो भी है, उसके बारे में आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, हाउ मेनी पेयर्स गिवन आर करेक्टली मैच्ड। याद रखिए, सेटिंग अप ऑफ परमानेंट मिलिट्री बेस बाय चाइना, ये जो है चैड में नहीं है, ये इक्वेटोरियल गिनिया में है। बस यही वाला स्टेटमेंट इसमें गलत था और ओनली 3 पेयर्स जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ऐसा ही एक मिलिट्री कूप के ऊपर 2023 प्री में क्वेश्चन आया है। ठीक है, वो हमने जो पेपर इसमें डिस्कस किया है आप एक बार देखिएगा, आपको समझ में आएगा कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो थीम पे रिपीट हो रहे हैं, ना कि मतलब हर चीज़ नया ही रह रहा है। ठीक है, थीम्स जो है वो हमेशा रिपीट हो रही है। फिर नेक्स्ट वापस से पेयर का क्वेश्चन आया, हाउ मेनी ऑफ दे आर करेक्टली मैच्ड। एंटोलिया जो है टर्की, ठीक है याद रखिए सही है। अम्हारा जो है रीजन इथियोपिया में है। कैबो डेल्गाडो जो है स्पेन में नहीं है, ये कहाँ है, मोजाम्बिक। और कैटलोनिया जो है ये इटली में नहीं है, ये स्पेन में है, इसलिए आंसर इसका क्या हुआ, ओनली 2। कैबो डेल्गाडो इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे एक टेरर अटैक हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। व्हेन अ वाइल्ड एनिमल इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड, सच एनिमल इज इंटाइटल फॉर इक्वल प्रोटेक्शन वेदर इज फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज और आउटसाइड। बिल्कुल सही है, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट का लॉज हम लोग पढ़ते हैं। अप्रीहेंशन ऑफ अ प्रोटेक्टेड वाइल्ड बिकमिंग अ डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इट्स कैप्चर और किलिंग। याद रखिए ये सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, जब तक स्टेट गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर वर्मिन नहीं कर देती है तब तक मार नहीं सकते हैं। दूसरी बात, वाइल्ड एनिमल्स आर सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट होता तो वनतारा में हम लोग कैसे प्रोटेक्शन कर रहे होते, जो वनतारा बना है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर होगा बी।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरा भी गलत हो गया था, मुझे भी नहीं आ रहा था। कल्टीवेटर्स ऑफ फंगाई, मैंने क्या किया था, मैंने सोचा कि कल्टीवेट फंगाई वगैरह कुछ है तो कल्टीवेटर ये कॉकरोच होगा, क्योंकि वही थोड़ा सा अलग लग रहा था, इसलिए मैंने इसका आंसर कॉकरोच मार दिया था। लेकिन इसका आंसर जो है वो क्या होगा, एंट। अब याद रखिए एंट जो है एंट क्या करती है, फंगाई के साथ म्यूचुअलिज्म मेंटेन करती है। ठीक है, जैसे फंगस ग्रोअर्स है, जैसे दे मेंटेन म्यूचुअलिज्म विद फंगस कल्चर्ड इनसाइड देयर नेस्ट। ठीक है, तो ये दोनों के बीच एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, तो इसलिए उनको बोला जाता है कल्टीवेटर्स ऑफ फंगाई। ठीक है, कॉकरोच जो होते हैं वो क्या होते हैं, या जान लीजिए ओमनीवोर्स होते हैं। एक सबसे पहले एग देते हैं, फिर निम्फ बनता है, फिर एडल्ट बनता है। और ये याद रखिए सम स्पीसीज ऑफ कॉकरोच कैन ऑल्सो फ्लाई। ठीक है, और फिर और ये बेसिकली बैक्टीरिया जो है वो स्प्रेड करते हैं। क्रैब्स जो होते हैं वो मतलब एक्सो सिलेक्टिव होते हैं। ठीक है, मतलब उसमें क्या है कि उनका आप देखते हो क्रैब्स जो होते हैं वो इस टाइप के कुछ होते हैं, तो ऐसे होता है, तो सम स्पीसीज़ जो होते हैं वो डेंजरस, मतलब उनमें क्या वो पॉइजनस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन, बस इसके बारे में इतना जान लीजिए। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। इसमें क्या है, ये थोड़ा हिस्ट्री का क्वेश्चन है। विच यू कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, साइट दिया हुआ है और उसका लोकेशन दिया हुआ है। अगर देखा जाए तो ये भी PYQ से रिपीट है और UPSC CSC के ही PYQ में आया है। धौली, ठीक है, याद रखिए ये उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। एरागुंडी आंध्र प्रदेश में है, सही है। जाओगाड़ा जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ है, ये उड़ीसा में है। और कलसी जो है ये उत्तराखंड में है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ओनली 2 पेयर्स। ठीक है, ये फैक्चुअल है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ननुका चंदेला बिल्कुल सही है। जय शक्ति परमार डायनेस्टी के नहीं थे, ये चंदेल डायनेस्टी के ही थे। नागभत्ता जो है गुजारा प्रतिहारा के थे। भोज जो है ये राष्ट्रकूट के नहीं थे, प्रतिहारा के थे। ठीक है, सॉरी प्रतिहारा नहीं, परमार्स डायनेस्टी के थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ओनली 2 पेयर्स। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट संगम लिटरेचर जो है वो करेक्ट है। अब इसमें देखिए कैसे मैंने आंसर निकाला। संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर। ऐसा क्या हो सकता है भाई, कोई ना कोई मटेरियल, मान लो कोई पैसा कमा रहा है, कोई चीज़ करके डांस करके पैसा कमा रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो कुछ तो हो सकता है। तो डिवॉइड तो करना जो है वो बहुत एक्सट्रीम हो गया, तो मैंने इसको हटाया। संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेज एट इर्रेशनल। अरे भाई कोई तो चाम वाला काम कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, तो सबको इर्रेशनल कैसे कोई बोल सकता है, कोई तो उसको मानने वाला होगा ना, ये भी एक्सट्रीम है। संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक्स। अरे भाई लड़ाइयाँ तो हर जगह होती हैं, लड़ाइयों का क्या बोलते हैं उसको, कि हर चीज़ का एक फिलॉसफी होता है, तो उसके बारे में कुछ तो मेंशन होगा, तो ये भी एक्सट्रीम था। द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वाज नोन टू संगम पोएट्स। अगर देखा जाए तो चारों स्टेटमेंट में सबसे जनरलाइज स्टेटमेंट ये है, और ये चीज़ जो है बहुत ही जनरल चीज़ है कि इट वाज नोन टू संगम पीपल। ये नहीं बोल रहा है कि इट वाज नॉट नोन होता तो अगर मान लो एक आदमी को भी होता तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाता, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। इसी के साथ इसमें हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच लगाते हैं ताकि हमारा आंसर निकल जाए धीरे धीरे और आपको समझ में आएगा इसके बारे में। योग वशिष्ठ वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाई निज़ामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द राइन ऑफ। देखिए मैं क्या करता हूँ, जहाँ भी मुझे ऑप्शन में, देखिए मैंने बहुत बेकार इसका तरीका अपनाया है, लेकिन ये क्या आई डोंट नो, हर बार ये सही भी हो जाता है। मुझे ऑप्शन में UPSC के जहाँ अकबर मिल गया, जहाँ कृष्णदेव राय मिल गया, ठीक है, जहाँ अशोक मिल गया, करता हूँ कि उन पे ही टिक करूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो होता है UPSC का फेवरेट एरिया होता है। ठीक है, तो इसलिए बट देखिए हमें केवल इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है, हमें नॉलेज पे भी फोकस करना है, तो इसलिए हम नॉलेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, अब देखिए योग वशिष्ठ जो है इसको किसने लिखा था, वाल्मीकि जी ने लिखा था। ठीक है, इसके बारे में बस इतना जान लीजिए। अब एक चीज़ और जान लीजिए, लीलावती जो है उसका ट्रांसलेशन पर्शियन में किसने किया था, फैज़ी ने किया था। ठीक है, फिर औरंगज़ेब जो है वो पायस मुस्लिम था, उसको जिंदा पीर के भी नाम से जाना जाता है। शाहजहाँ आप जानते हैं
मेनली ताजमहल ग्रैंड आर्किटेक्चर। ठीक है, चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू इन सिटिंग पोजिशन ऑफ रामानुजा वॉज इनॉग्रेटेड एट हैदराबाद। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है द बेस्ट मीन्स ऑफ सैल्वेशन वॉज डिवोशन। ठीक है, भक्ति मार्ग जो बोलते हैं ना, रामानुजन जी ने दिया था। ठीक है, अब ये देखिए नेक्स्ट क्या है कि सैल्वेशन वॉज टू बी ऑब्टेन्ड थ्रू मेडिटेशन। या देखिए शंकराचार्य जी ने जो है उन्होंने किसको प्रेफरेंस दिया था? नॉलेज। ठीक है, बस इतना याद रखिए और उतना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। पीएम रिसेंटली इनॉग्रेटेड द सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल एट वेरावल। वेरावल कहाँ है? याद रखिए, गुजरात। अब करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सोमनाथ टेम्पल इज़ वन ऑफ दी ज्योतिर्लिंग श्राइन्स। याद रखिए फर्स्ट एमंग 12 है ना, फर्स्ट एमंग 12 है। डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वॉज गिवन बाई अल बेरूनी। अल बेरूनी की ये किताब कुछ याद आ रही है? किताबुल हिंद। ठीक है, अब देखिए प्राण प्रतिष्ठान वॉज डन बाई प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन जी। नहीं, यही तो खेल हो गया, प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन नहीं है, ये प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद है। और कब हुआ था? 11 मई 1951 को हुआ था। याद रखिए फैक्ट जहाँ चेंज होता है, जहाँ ज़्यादा फैक्चुअल हो जाता है, वो स्टेटमेंट गलत होने की चांस होते हैं। ये मारू गुर्जर स्टाइल में बनाया गया है। इसका सीधा आंसर होगा 1 और 2 ओनली। चलिए नेक्स्ट, बी सेल्स एंड टी सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। देखा जाए तो ये भी एक तरह से रिपीट ही है। हाँ, यूपीएससी का ही है, 2011 का क्वेश्चन जो है ये रिपीट किया गया है। हाँ, चलिए इसका आंसर होगा दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेज कॉज्ड बाई पैथोजेंस। अब इन्वायरमेंट एलर्जी से कौन बचाता है? WBC वाइट ब्लड सेल्स। क्या ये सोल्जर्स होते हैं बॉडी के? नेक्स्ट, दे एलिविएट द बॉडीज पेन एंड इन्फ्लेमेशन। क्या यहाँ कुछ पेन किलर का बात हो रहा है? ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अदर देन दोज मेड बाई ह्यूमंस नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। भाई कैसे बोल सकते हैं? एक पार्टिकल भी कहीं मिल गया तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया ना, तो पहला ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, सीधे एक्सट्रीम की बात कर दिया। नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड्स आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम कॉस्मेटिक्स। कुछ ना कुछ यूज़ हो ही सकता है, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स विच इंटर द एनवायरमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमन। देखिए कैसे जनरलाइज बात कर रहा है। इसका आंसर क्या होगा? सीधा 2 और 3। नेक्स्ट, DNA बार कोडिंग के बारे में पूछ रहा है। DNA बार कोडिंग क्या करता है? ये जीन और सीक्वेंस जो होता है ना, मतलब बेसिकली ये आइडेंटिफाई करता है, यूज फॉर आइडेंटिफाइंग स्पीसीज होता है। ये जीन और DNA की सीक्वेंसिंग करता है। ठीक है, बार कोडिंग अलग अलग डिज़ायरेबल डेटा जो हमें चाहिए होता है वो हमें दे देता है। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर देखिए क्या होगा। ये आइडेंटिफाइंग द एज ऑफ अ प्लांट और एनिमल। भाई प्लांट का तो हमने पढ़ा था कि कुछ ट्रीज़ में रिंग्स होती हैं, उससे आइडेंटिफाई होता है ट्री का। ठीक है, और एनिमल का पढ़ा था कि कुछ कार्बन डेटिंग होता है। तो भाई वो हो ही रहा है, तो DNA बार कोडिंग का उसमें क्या काम? ये तो अंदर का जीन बता रहा है। ठीक, फिर डिस्टिंग्विश अमंग स्पीसीज दैट लुक अलाइक, तभी तो सीक्वेंस कर रहा है DNA। आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल इन प्रोसेस्ड फूड्स, बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा 2 और 3। याद रखिए ये जो है सिस्टम फॉर फास्ट एंड एक्यूरेट स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन है दैट मेक्स द इकोलॉजिकल सिस्टम मोर एक्सेसिबल बाई यूजिंग द शॉर्ट DNA सीक्वेंस। ये जो है शॉर्ट DNA सीक्वेंस यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ दी होल DNA, होल जीनोम, और इज़ यूज फॉर यूकैरियोट्स। ठीक है, ये क्या करता है? इसका यूज़ कुछ है, जैसे एग्रीकल्चर पेस्ट को कंट्रोल कर लेगा, आइडेंटिफाइंग डिजीज़ वेक्टर्स कंट्रोल कर लेगा, आइडेंटिफाई मेडिसिनल प्लांट्स कर लेगा। ठीक है, तो ये सारे इसके यूजेस हैं, इसलिए इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग्स एक्सेस ऑफ विच ऑफ द एनवायरमेंट कॉजेज एसिड रेन। ये 2010 में आया है, 2019, ये तो यूपीएससी का फिर CDS 2022 में आया है। ये हर बार रिपीट हो रहा है। इसका सीधा आंसर होगा 2 और 4, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। 2 और 4। तो इसी के साथ हमने जो 50 क्वेश्चंस थे आज के लास्ट, वो भी हमने कवर कर लिए, और हमने सीखा कि कैसे यूपीएससी क्वेश्चंस रिपीट करता है, थीम रिपीट करता है, और कैसे हमें ऑप्शंस की एनालिसिस करनी चाहिए, ऑप्शन से अपने नॉलेज को एनहेंस करना चाहिए, जिसका हम यूज़ कर सके अपने आने वाले फ्यूचर एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोग पढ़ते रहिए, हम और वीडियो के साथ आएंगे आपके पास। चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।